शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश वे दिन की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सेंट पीटर। एक बार दो बार मैं ठंडे हाथों से दरवाज़ा खटखटा रहा था। भीतर निपट शांति थी। मुझे नहीं मालूम उस रात मैं कितने बजे वापस हॉस्टल आया था। आधी रात से ज़्यादा समय गुजर चुका था। मैं सिर्फ यह जान सका था 12 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था। मुझे घंटी बजानी पड़ी थी। सेंट पीटर को उठाने में काफ़ी देर लगती थी। वह हमारे हॉस्टल के गेट कीपर थे और हर रात बियर के नशे में डूबे रहते थे। शुरू के दिनों में जब हम आधी रात के बाद आते तो वह हम पर काफ़ी झल्लाते थे। वह अक्सर कहते थे हम विदेशी विद्यार्थी उनके देश के रुपए पर मौज उड़ाते हैं। हालांकि उन्हें अपने देश के प्रति कोई विशेष लगाव रहा हो, उसका परिचय हमें कभी नहीं मिला था। शुरू के दिनों में देर से आने पर वह हमसे रजिस्टर पर दस्तखत करवाते थे ताकि फैकल्टी के प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर सकें। हमें अक्सर देर हो जाती थी। रजिस्टर से बचने के लिए हम कुछ क्राउन पीटर को सेंट पीटर को बियर के लिए दे देते थे। हम कभी यह उपहार उनके हाथ में नहीं देते थे। ऐसा करना लज्जास्पद होता था। हम उसे उनकी जेब में डाल देते थे। वह अंगड़ाई लेकर आंखें मूंद लेते। लगता वह प्रार्थना कर रहे हों। शायद ऐसी मुद्रा में ही उन्हें देखकर किसी ने उन्हें सेंट की उपाधि दी थी। शायद इसलिए भी मेरे मित्र थानथुन की भी यह राय थी कि बूढ़े पीटर के पास गेट की चाबियां रहती हैं। 8 बजे के बाद हॉस्टल का कोई भी छात्र अपनी प्रेमिका नहीं ला सकता। यह नियम था। मेरे विचार में यह काफ़ी हास्यास्पद नियम था। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी के दिनों में तुम बाहर प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन सेंट पीटर मान जाएं तो मुश्किल नहीं पड़ती। उनके पास चाबियां रहती हैं जिन्हें हम कीज़ ऑफ पैराडाइज कहते थे। इसलिए यह सेंट से भी ज़्यादा थे। हमारे लिए वह एंजल से कम नहीं थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद दरवाजे पर चिटकनी खुलने की खड़खड़ाहट हुई। वह आंखें मलते हुए बाहर आए। इतनी देर में? उन्होंने मेरी ओर देखा। वह आधी नींद से उठे थे और जल्दी से गुस्साए या विस्मय का कोई भी भाव नींद के कोहरे को काटकर उनके चेहरे पर स्पष्ट ना हो पाया था। इस डामाडोल स्थिति का फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से भीतर आया। लेकिन इतनी देर में? वह दोबारा बुदबुदाए। मेरे एक मित्र का जन्मदिन था, मैंने कहा। यह एक ऐसा बहाना था जिस पर हर चिक आसानी से विश्वास कर लेता है। उन्होंने दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी। मैंने धीरे से उनकी जेब में 3 क्राउन डाल दिए। उन्हें शायद इतना आश्चर्य हुआ कि वह अंगड़ाई लेना भी भूल गए। उन्हें इसकी आशा नहीं थी। उन दिनों मैंने उनसे कई बार एक एक क्राउन उधार लिए थे। शायद ही हॉस्टल का कोई विदेशी छात्र बचा हो जो उनका कर्जदार न हो। खासकर क्रिसमस की छुट्टियों में, जब हम गिरजे के चूहों से भी बदतर होते हैं। उधार लेने से पहले हमें हमेशा बहाना करना पड़ता था कि घर चिट्ठी भेजने के लिए हमारे पास डाक टिकट के पैसे नहीं हैं। इससे उन्हें बहुत संतोष मिलता था और उधार देते समय उनकी आत्मा शांत रहती थी। उन्हें इस बात से बहुत संतोष मिलता था कि हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद हम अपने घरों को नहीं भूले हैं। क्या घर से मनी ऑर्डर आया है? उन्होंने विस्मय से मेरी ओर देखा। नहीं, मुझे काम मिल गया है। मैंने उन्हें लिफाफे में लिपटे नोट दिखलाए। कैसा काम? उन्होंने संदिग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखा। बरसों के अनुभव से वह जान गए थे कि विदेशी छात्र छुट्टियों में पब क्रॉलिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। किंतु संदेह के बावजूद वह लिफाफे की ओर देखकर प्रभावित हुए थे। प्राग में कुछ विंटर टूरिस्ट आए हैं। मुझे उनके साथ रहना होगा, मैंने कहा। मैंने जानबूझकर इंटरप्रेटर का शब्द नहीं कहा। उनका विश्वास तब और गहरा हो जाता। कोई भी विदेशी छात्र उनकी मातृभाषा का इंटरप्रेटर बन सकता है, या उनके लिए एक असहनीय बात हो जाती। मेरी कोई चिट्ठी आई है? मैंने पूछा। इस समय अपनी चिट्ठियां मांगना उचित नहीं था, लेकिन मैं चाहने पर भी अपनी उत्सुकता नहीं दबा सकता।
उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वह चुपचाप अपने क्यूबिकल का दरवाज़ा खोलकर भीतर चले गए। वह क्यूबिकल में नहीं था। चारों ओर शीशे की खिड़कियों से घिरा ढका हुआ एक बक्सानुमा केबिन था, जिसका दरवाज़ा सेंट पीटर भीतर से ताला लगाकर बंद रखते थे। उसे देखकर मुझे हमेशा चिड़ियाघर में रखे पिंजरे याद हो आते थे, चारों तरफ से खुले लेकिन भीतर से बंद। सेंट पीटर रात के समय वही मेज़ पर सिर टिकाकर सोते थे। कोने में बासी बियर का मग रखा रहता था। सेंट पीटर ने काउंटर की खिड़की खोली और डेस्क की दराज से 2 पत्र बाहर निकाल दिए। एक स्थानीय पत्र उन्होंने मेरे आगे बढ़ा दिया। दूसरा पत्र जो मेरे घर से आया था अब भी उनकी हथेली के नीचे दबा था। इसके टिकट? उन्होंने मेरी ओर देखा। हाँ, लेकिन ज़रा जल्दी करो, मैंने तनिक अधीर होकर कहा। अच्छा, पहले मुझे जगा दिया, अब जल्दी लगी है, उन्होंने कहा। उन्हें विदेशी टिकट जमा करने का शौक था। शायद ही किसी विदेशी छात्र के पत्र उनकी कैंची से बच पाते थे। शौक था, यह कहना भी मुश्किल है। उन दिनों प्राग में विदेशी टिकटों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता था। हॉस्टल में यह आम अफवाह थी कि उसकी रात की बियर इन्हीं टिकटों पर आती थी। बाहर अब भी बर्फ़ गिर रही है? उन्होंने पूछा। अब ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा। तुम्हारे देश में क्या इतनी सर्दी पड़ सकती है? मैंने पूछा। मैं चुप रहा। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। पिछले 2 वर्षों से मैं 200 बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। उन्होंने टिकट काट कर लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। बहन का पत्र है, यह मैं शुरू से ही पहचान गया था। मेरी उत्सुकता सहसा मर गई थी। इस बार कोयला कम है, सेंट पीटर ने फुसफुसाते हुए कहा। हो सकता है कुछ दिनों में सेंट्रल हीटिंग खत्म हो जाए। गर्म पानी भी शायद नहीं आएगा। तुम शायद 6 महीने तक नहीं नहा सकोगे। मैंने लिफाफा जेब में रख लिया। गर्म पानी आता भी नहीं। तब भी नहाने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। मैं अपने कमरे में जाने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में ही मुझे रोक लिया। तुम लोग अपने देश में कितनी बार नहाते हो? बहुत कम, जब बारिश होती है तभी लोग बाहर नहाने के लिए निकलते हैं। इससे पहले वह कुछ और पूछ पाते मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कमरे में आकर मैंने अपना ओवरकोट अपने रूममेट के पलंग पर रख दिया। वह रोमानियन था और क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर चला गया था। उसके जाने के बाद मुझे अपने कमरे में अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती थी। वह बुरा नहीं था, लेकिन उसकी प्रेमिकाओं के कारण मुझे अक्सर अपनी शामें बाहर काटनी पड़ती थीं। योवा मेरे प्रति क्रूर नहीं था। उसने कई बार मुझसे कहा था कि मैं आंखें मूंद कर अपने पलंग पर लेट सकता हूँ। उसे और उसकी साथिन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने यह भी आश्वासन दिया था कि मैं चाहूँ तो बीच बीच में आंखें खोल भी सकता हूँ, लेकिन इन बातों को ना ही करना बेहतर है। उसके जाने के बाद मुझे काफ़ी अकेलापन सा लगता है। हालांकि यह सच है कि मैं अब किसी भी समय बिना असमंजस के अपने कमरे में आ सकता हूँ, जो उसके रहते संभव नहीं था। उस रात कमरा गर्म था और मुझे लकड़ियाँ नहीं जलानी पड़ी। पेलिकॉन से लौटते समय मैं अपने साथ सॉसेस और स्लीबोवित्से की एक बोतल ले आया था। वोदका के बाद मुझे हमेशा भूख सताने लगती थी और उसकी व्यवस्था मैं पहले से ही कर लेता था। सिंक के नीचे से मैंने फ्राइंग पैन उठाया और उस पर सॉसेस रख दिए। चाय की देगची में पानी भरा और उन दिनों को किचन में ले जाकर गैस के चूल्हों पर रख दिया। किचन मेरे कमरे से ज़्यादा दूर नहीं था। हॉस्टल में अलग अलग ब्लॉक थे और हर ब्लॉक के निवासियों का अपना अलग किचन था। सुबह से शाम तक यहाँ अफ्रीकी और अरब छात्रों की भीड़ लगी रहा करती थी, खासकर छुट्टियों में जब मेस बंद रहता था। स्टोव के इर्द गिर्द आलूओं और अंडों के छिलके, मछली के खाली टीन और बियर की बोतलें बिखरी रहा करती थीं। छुट्टियों में उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं था। उस रात वह वीरान पड़ा था। वह शनिवार की रात थी और अभी तक बहुत से छात्र अपने अपने रात के अंडों से वापस नहीं आए थे। वैसे भी क्रिसमस के दिनों में शायद ही कोई आधी रात से पहले लौटता था अपने अड्डों से। वापस कमरे में जाने की इच्छा नहीं हुई। किचन कमरे से भी ज़्यादा गर्म था। वहाँ पर पहले से हम लोगों ने कुर्सियाँ रख दी थीं। जब कभी कमरों में सेंट्रल हीटिंग ख़त्म हो जाती, उन दिनों अक्सर ऐसा होता था, हम अपने अपने ओवरकोट पहनकर वहीं जमा हो जाते थे। मैं वहीं स्टोव के पास एक कुर्सी खिसका कर बैठ गया,
जूते उतार दिए और पाँव स्टोव के सामने रख दिए। गीले मोज़ों पर से हल्की भाप उड़ने लगी। वे धीरे धीरे सूख रहे थे। मैंने जेब से चिट्ठियाँ निकाली। स्थानीय पत्र, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कार्ड था। उस पर उन किताबों के नाम लिखे थे जो पिछले 5 महीनों से मेरे पास पड़ी थीं। जुर्माने की रकम भी दर्ज की गई थी। उसमें मेरी विशेष दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे केतली के नीचे गैस में डाल दिया। फिर दूसरा पत्र। लिफाफे पर चौड़ा सुराख पड़ा था जहाँ सेंट पीटर ने कैंची से टिकट काटा था। सुराख के नीचे से पन्ने पर मेरी बहन द्वारा लिखे गए कुछ शब्द बाहर झांक रहे थे। मैंने उन्हें पढ़ा और वे मुझे कुछ अजीब से लगे। मुकम्मल वाक्यों में शायद वे मुझे उबा देते, लेकिन इस तरह आसपास के पड़ोसी शब्दों से अलग होकर सुराख से बाहर झांकते हुए वे मुझे काफ़ी निरीह और रहस्यमय से जान पड़े। जिसके पीछे मेरी बहन थी, घर था, घर के कोने थे। मैंने उसे दोबारा जेब में रख दिया। उस रात मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। मार्जिन का एक टुकड़ा मैंने फ्राइंग पैन पर डाल दिया। एक हल्की सी चिरचिराहट हुई। सॉसेज की भीनी गंध चारों ओर फैलने लगी। वे लाल गाजरों से तपने लगी थी। मैंने फ्राइंग पैन को स्टोव से उठाया ही था कि मुझे अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। चौंक कर पीछे देखा। थानथुन खड़ा था। हेलो, उसने एक लंबी जम्वाई ली। हेलो। मैंने गैस बुझाकर फ्राइंग पैन उसकी आंखों के सामने कर दिया। खाओगे? कहाँ रहे दिन भर? टीटी, मैं उसे टीटी की ही कहता था, ने सिर झुकाकर भुनी हुई सॉसेज को एक क्षण सूंघा। सिर्फ यही है? उसने सॉसेज का एक कोना कुतर लिया। नहीं, रोटी भी है। तुम चाय की केतली भीतर ले आओ। मैं दिन में 2 बार तुम्हारे कमरे में आया था, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। वह मुझसे काफ़ी लंबा था, लेकिन उम्र बहुत कम लगती थी। वह उन चीनी और बर्मी लड़कों की तरह था जो खास उम्र के बाद बढ़ते नहीं हैं, जब तक बिल्कुल बूढ़े ना हो जाएं। तुम फ्रांस के घर गए थे? उसने पूछा। नहीं, क्यों? वह एक बार तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं मालूम था तुम कहाँ गए हो। उसने मारिया के वीज़ा के बारे में तुमसे कुछ कहा था? मैंने पूछा। वह बहुत जल्दी में था। तुम्हें कल दोपहर को उसने अपने अपार्टमेंट में बुलाया है। वह वहाँ सारा दिन रहेगा। सुनो, तुम क्या सोचते हो? किसके बारे में? मारिया को वीज़ा मिल जाएगा? मालूम नहीं, मैंने कहा। चाय का पानी उबलने लगा था। उसने केतली उठा ली। हम दोनों किचन के बाहर चले आए। कॉरिडोर में निपट अंधेरा था। सिर्फ लिफ्ट के सामने एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी। तीसरी मंजिल से युगोस्लाव मेलकोनविच के एकॉर्डियन का स्वर हवा में सिहरता हुआ सुनाई दे जाता था। वह शाम को कहीं नहीं जाता था। वह शायद हॉस्टल का सबसे पुराना निवासी था। उसकी पत्नी और बच्चे बेलग्रेड में थे, लेकिन वह राजनीतिक कारणों से वहाँ वापस नहीं जा सकता था। हमेशा हमें आधी रात को उसके कमरे में एकॉर्डियन का स्वर सुनाई देता था। उसे सुनकर ही लड़के एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगते, यह मेलकोनविच है जो अपने घर नहीं जा सकता। कमरे में टीटी मेरे बिस्तर पर लेट गया। वह कोई बर्मी अखबार पढ़ रहा था। हर हफ्ते उसके पास अपने देश से बर्मी अखबारों के अलावा लाइफ और टाइम की पुरानी प्रतियां आती थीं। जिस दिन यह पुलिंदा आता था वह सबको सबसे सुखद दिन होता था। वह शायद ही कभी कोई चेक अखबार पढ़ता था। हालांकि चेक भाषा का ज्ञान उसे हम सबसे ज़्यादा था। मैं चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों ब्राउन रोटी की स्लाइसों के साथ सॉसेज खाने लगे। बाहर खिड़की पर खटखटाहट बंद हो गई थी। जान पड़ता था बर्फ़ रुक गई है, लेकिन दरवाजे के नीचे से हवा बराबर आ रही थी, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा कष्टदायक थी। सॉसेज ख़त्म करने के बाद टीटी ने कहा, अगर इस वक्त कुछ पी सकते, कुछ गर्म। चाय काफ़ी गर्म है। मैंने मजाक किया। मैं उसे कुछ देर तक सस्पेंस में रखना चाहता था। स्लीबोविस्के के बारे में। शाम को तुम कहाँ गए थे? मैं ज़रा सैर के लिए बाहर गया था। नहीं बताना चाहते तो चुप रहो, उसने खींच कर कहा। सच यही बात है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। बर्फ़ में सैर करने का लुत्फ़ तुम बर्मी लोग नहीं जानते। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अखबार पढ़ने लगा। वह पढ़ नहीं रहा था, यह मैं जानता था। तुम्हें ये सॉसेज भी सैर करते हुए बर्फ़ में मिले थे? कुछ देर बाद उसने पूछा। उसे मालूम था कि आज के दिन मेरे पास एक भी क्राउन नहीं था। सॉसेज, मैंने रहस्यमय भाव से उसकी ओर देखा। जब तक पीने के लिए कुछ साथ ना हो, मैं सॉसेज कभी गले के नीचे नहीं उतार सकता।
यह वाक्य अनेक संभावनाओं से भरा था। शायद इसलिए उसने अखबार एक तरफ रख दिया। तुम्हारा मतलब चाय से है? उसने हल्के व्यंग से कहा, किंतु बहुत ही अनिश्चित स्वर में। कुछ लोगों की कल्पना चाय से परे नहीं जाती, उन्हें चाय ही पीनी चाहिए, मैंने कहा। टीटी को जैसे किसी अदृश्य गंध की आहट मिल गई। शिकारी कुत्ते की तरह चमकती आंखों से वह कमरे के चारों ओर देखने लगा। कहीं कुछ भी न था। अचानक उसकी दृष्टि मेरे रूमानियन रूममेट के पलंग पर जा पड़ी। मेरा डफल कोट अब भी वहाँ पड़ा था। वह उठ खड़ा हुआ और पलंग के पास चला आया। फिर उसने धीरे से कोट उठाया और बिना दूसरी जेबों की चिंता किए अंदरूनी लंबी जेब में हाथ डाला। वह मेरे कोट की हर जेब का दायित्व जानता था। उसे निश्चय नहीं था। उसने टेबल लैम्प जलाया और बोतल को ध्यान से रोशनी के नीचे देखने लगा। पहले क्षण उसे सचमुच अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो पाया। वह स्लिप ही थी। लैम्प के फीके आलोक में बोतल के लेबल पर 2 सुर्ख प्लम चमक रहे थे। कहाँ मिली है तुम्हें? उसने विस्फारित आंखों से मेरी ओर देखा। सर्दी की उस गरीब रात में ब्रांडी की पूरी बोतल एक चमत्कार से कम नहीं थी। इसकी कल्पना पराये देशों में रहने वाले केवल विदेशी विद्यार्थी ही कर सकते हैं। वहीं बर्फ में, मैंने एक उच्छ्वास लेकर कहा। सॉसेस के साथ यह भी पड़ी थी। ओह शट अप। अपनी अलमारी के निचले दराज से बॉटल ओपनर निकाला, 2 गिलास निकाले, उन्हें सिंक के नलके से साफ किया। वह मेरे कमरे के कोने कोने से परिचित था। कोई भी चीज़ उससे छिप नहीं सकती। तुम अगर अखबार पढ़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा, मैंने कहा। पहले यह बताओ ये सब कैसे हुआ? कल तो तुम्हारे पास बियर के पैसे भी नहीं थे। मैं दीवार पर टंगी जुआंगरी की स्टिल लाइफ देखता रहा। अचानक मुझे गहरी थकान सी महसूस हुई। मुझे वोदका नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने सोचा। मुझे काम मिल गया है, कुछ देर बाद मैंने कहा। सिर्फ कुछ दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? जितने दिन टूरिस्ट रहेंगे। टूरिस्ट इस मौसम में? टीटी ने हल्की सी सीटी बजाई। वह दोनों गिलास में बराबर बराबर डाल रहा था। ताक नजनार। उसने गिलास उठाया। उसे चेक बोलने से नफरत थी, लेकिन पीने से पहले वह इतना प्रसन्न हो जाता था कि चेक भाषा में टोस्ट देना भी उसे बुरा नहीं लगता था। हम पीने लगे। कमरे में एक ही कुर्सी थी। वह टांगें फैलाकर दीवार का सहारा लगा मेरे बिस्तर पर बैठ गया। विंटर स्पोर्ट्स के लिए कोई जर्मन टूरिस्ट होंगे, उसने कहा। दे आर द ओनली स्पोर्ट्स इंडियंस इन दिस वर्ल्ड। नहीं, ऑस्ट्रियन है, अंग्रेजी भी आती है, मैंने कहा। कल सुबह उठकर होटल जाना होगा। इस विचार से ही मेरी देह में झुरझुरी सी दौड़ आई। तुम्हें क्या करना होगा? मैंने गिलास खाली करके नीचे रख दिया। एक अजीब सी गरमाई मेरे पेट के खोखल में उमड़ने लगी। इन टूरिस्टों के साथ तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, मैंने कहा। दिस इज प्राग, द मदर ऑफ सिटीज। नहीं, पहले तुम्हें लेडीज एंड जेंटलमैन कहना होगा, टीटी ने बीच में टोकते हुए कहा। द गोल्डन सिटी, द सिटी ऑफ 100 टॉर्स, द सिटी ऑफ टीयर्स एंड नाइटमेयर्स, द सिटी ऑफ एम्प्टी पॉकेट्स एंड फुल ब्लेड्स। टीटी ने कहा। हम हंसने लगे। यह हमारा पुराना मजाक था। प्राग में पेशाब घर इतने कम थे कि हमें कभी कभी सड़कों पर उन्हें खोजते हुए रोना आने लगता था। हम चुप हो गए। हम यह मजाक आपस में ही कर सकते थे। हमारे चेक मित्र अपने शहर के बारे में इतने भावुक हो जाते थे कि उनके सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं होता था। 3 साल यहाँ रहने के बावजूद भी टीटी अपने को अजनबी सा पाता था। बियर और अपने देश के अखबार, इनके बाहर उसे कोई चीज़ ज़्यादा आकर्षित नहीं करती थी। पीने के बाद उसने कितनी बार लोगों से झगड़ा किया है, आज उसकी गिनती करना असंभव सा लगता है। लेकिन वह घर वापस जाने के लिए भी उत्सुक नहीं है। अपना देश उसे इस देश से भी कम आकर्षित करता है। मेडिकल कोर्स की अंतिम परीक्षा देने के बाद वह शायद यहीं बस जाए। लौटने की ज़्यादा झंझट नहीं थी। पीछे एक माँ थी जो मांडले में किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वह उसके ऊपर निर्भर नहीं थी, ना ही उससे ज़्यादा पसंद थी। कभी कभी पीते समय हम अपने अपने घरों की बातें करते थे, लेकिन तब भी हम उसके प्रति नॉर्मल दृष्टिकोण नहीं रख पाते थे। हम ऐसे वर्षों में घर को छोड़कर चले आए थे जब बचपन का संबंध उससे छूट जाता है और बड़प्पन का नया रिश्ता जुड़ नहीं पाता। अब घर बहुत अवास्तविक सा जान पड़ता था, जैसे वह किसी दूसरे की चीज़ हो, दूसरे की स्मृति। उसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था। पहले जो भी मतलब रहा हो
वह दिन महीनों वर्षों के साथ धुंधला पड़ता गया था। वह अब अर्थहीन था और किंचित हास्यास्पद। इस बार ज़रूर व्हाइट क्रिसमस होगी। अभी से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। टीटी की आंखें खिड़की पर टिकी थीं। तुमने पिछली साल भी यही कहा था, लेकिन क्रिसमस के दिन सारा शहर धूप में चमक रहा था। मैंने कहा, इस बार देखना, ज़रूर बर्फ़ गिरेगी। सारे यूरोप में कोल्ड वेव चल रही है। टीटी ने कहा, सेंट पीटर कह रहे थे कि इस बार लकड़ी भी कम पड़ गई है। क्रिसमस वृक्ष ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। तुम्हें ज़रूरत है? इस बार अगर हालत इतनी बुरी ना होती तो हम इस स्कीइंग के लिए जा सकते थे। तुम इन टूरिस्टों के साथ जा सकते हो। अपनी जेब से तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। टीटी ने दोनों खाली गिलासों में स्लीप डाल दी। हमने एक कप में पानी भी रख लिया था। हमारे पीने का एक अलग ढंग था। वह ढंग असल में मैंने टीटी से सीखा था। पहले नीड स्लीप के साथ एक छोटा सा घूंट लो, उसे ज़ुबान पर थोड़ी देर तक घुमाते रहो, उस समय तक जब तक कि वहाँ एक छोटी सी आग न जलने लगे। अब ज़ुबान के सब पड़ोसी दांत, तालू आदि अच्छी तरह अपने को इस आग में सेंक लें। तब उसे गले में ले जाओ और जब गले को भी गर्मी मिल जाए, थोड़ा सा पानी पीकर उसे छाती के भीतर खींच लो। आग जलाने और बुझाने का यह प्रोसेस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। पीने के बाद हमें रोज़ गार्डन जाना चाहिए। टीटी ने कहा, इतनी रात में तुम पागल हो। वहाँ फ्रांस होगा। हमें देखकर वह हैरान हो जाएगा। वह रात भर वहीं रहता है। उसे वीज़ा की फ़िक्र है। मैंने कहा, ये जर्मन लड़के कितने जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे? वह बहुत अकेला होगा। मैं उससे कल मिलूँगा। वैसे भी इस हालत में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा। टीटी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। पीने के बाद उसे किसी पब में अकेले छोड़ देना खतरे से खाली नहीं। यह मैं अपने अनुभव से जान गया था। वह अजीब ढंग से एग्रेसिव हो जाता है। या उसका अकेलापन है या चेक लोगों के प्रति वितृष्णा जो पीने के बाद उभर आती है। मैं आज भी नहीं जान सका हूँ। पहली बार मेरा उससे परिचय एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। आधी रात के समय वह एक बहुत ही बदनाम नाइट क्लब के सामने फुटपाथ पर लेटा था। पहली दृष्टि में यह दृश्य असाधारण नहीं लगता था। हर रात जब मैं दूसरों को या दूसरे मुझे ऐसी स्थिति में देखते थे तो उठाकर हॉस्टल ले आते थे। लेकिन वह पीने की बेहोशी नहीं थी। लैम्प पोस्ट के प्रकाश में जब टीटी का चेहरा पहली बार देखा था तो लगा था जैसे मैं हिचकॉक की फिल्म का कोई दृश्य देख रहा हूँ। माथे पर चाकू का लंबा घाव था। कोट के कॉलर, टाई, कमीज की बाहें खून में भीगी थीं। मैंने टैक्सी स्टैंड से पुलिस को फ़ोन कर दिया। इस बीच जब उसे होश आया, वह उठ बैठता और बड़े विस्मय से अपने खून को देखने लगता। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, आज भी मैं वह वाक्य नहीं भूल सकता हूँ, ए लिसन, डू यू हैव कैमरा बाई एनी चांस? कैमरा? मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। तुम मेरा फ़ोटो नहीं खींच सकते? उसने कहा। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई थी। बहुत दिनों पश्चात जब मैंने उससे कैमरे के बारे में पूछा, उसे कुछ भी याद नहीं था। पहले उसे विस्मय होता था, अब उसे विश्वास हो चला है कि फ़ोटो वाली बात मैंने मन से गढ़ी है। मैं अब सोऊंगा। टीटी उठ खड़ा हुआ। उम्मीद है तुम उसे ख़त्म नहीं कर दोगे। उसने स्लीप की बोतल की ओर देखा। टीटी, क्या बात है। एक क्षण के लिए हमने एक दूसरे की ओर देखा। पीने की एक सीमा के बाद आदमी कितनी ढेर सी बातें करने के लिए आतुर हो जाता है। हालांकि न उनका कोई अर्थ होता है न अतीत। वे सिर्फ उस क्षण के अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए होती हैं। लेकिन सिर्फ उसके लिए तुम दूसरे को सोने से रोक नहीं सकते। तुम कल फ्रांस के घर मिलोगे? मैंने पूछा। देखो, मैं कोशिश करूँगा, टीटी ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसने मेज पर पड़ी पत्र पत्रिकाएं उठा ली। तुम अपने कमरे तक पहुंच जाओगे ना? मैंने हंसी में कहा। वह दरवाजे के पास आकर ठिठक गया। मैं ठीक हूँ, इतने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चे की सी निरीह मुस्कान उसके चेहरे पर सिमट आई थी। ऐसे क्षणों में टीटी इतना छोटा लगता था कि इसे ऐसा विश्वास नहीं हो पाता था कि अपने देश से हज़ारों मील दूर वह यहाँ बिल्कुल अकेला है। उसके जाने के बाद मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गया। स्लीप की बोतल को बंद करके पलंग के नीचे खिसका दिया। वह हमारा सेलर था। पलंग के नीचे न जाने कितनी खाली बोतलें वहाँ पड़ी थीं। जब कभी मुझे या टीटी को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, हम उन्हें पास की पब में बेच आते थे। ऐसा हमेशा महीने के अंतिम दिनों में होता था।
मैंने बत्ती बुझा दी। बहन का पत्र अब भी मेरी जेब में था, लेकिन मैंने उसे अगले दिन के लिए छोड़ दिया। स्लीप के बाद कुछ भी सोचने या पढ़ने की इच्छा नहीं रह जाती है। सिर्फ भीतर एक हास्यास्पद सी गड़बड़ होने लगती है, जैसे अतड़ियों में कोई धीमे धीमे गुदगुदी कर रहा हो। मुझे तब ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दायरे के इर्द गिर्द एक खरगोश के पीछे भाग रहा हूँ, एक सफ़ेद मुलायम सी चीज़ जो सिर्फ सिर की चकराहट थी। चकराहट का भी कैसा अजीब रंग होता है, बादल सी हल्की और सफ़ेद, सिर की नसों के बीच तैरती है। तुम जानते हो वह पकड़ के बाहर है, लेकिन उसके पीछे भागते रहते हो जब तक नींद उसे दबोच नहीं लेती। बहुत शुक्रिया। ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में शायद लेखक अपने टूरिस्ट के पास पहुँचे। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।